अच्छा, तो आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जब भी ये मीटिंग एंड हो जाए ना तो आप लोग दोबारा रिज्वाइन कर लिया करें, ठीक है? अच्छा, आवाज़ तो आ रही है ना आप लोगों को? जी सर, आ रही है। ठीक है, जी सर। ठीक है, बस सही। अच्छा, अब हम डिस्कस कर रहे थे कि हम जो भी सीएसएस के अंदर काम करेंगे वो उसमें एक सेलेक्टर होगा और डिक्लेरेशन ब्लॉक होगा। उस डिक्लेरेशन ब्लॉक में एक प्रॉपर्टी होगी और उसके अगेंस्ट एक वैल्यू होगी, ठीक है? अब सबलाइम के अंदर हमने ये उसी कोर्स फाइल्स के अंदर सही है। अच्छा, ये हमारे पास सपोज एक HTML की फाइल है home.html, तो इसके अगेंस्ट इसमें हम बॉडी में जितने भी टैग यूज कर रहे होंगे उनके लिए हम एक CSS की फाइल बना लेंगे। और वो किस तरह बनानी है? वही कोर्स फाइल के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, जैसे HTML की फाइल बनाई थी, न्यू फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है? उसको सेव करना है Ctrl+S दबा के, ठीक है? अब यहाँ पे आप जाएंगे कोर्स फाइल के अंदर तो आपने उसका कोई भी नाम दे देना है। सपोज मैं दे देता हूँ स्टाइल, क्योंकि हम ये स्टाइल शीट बना रहे हैं तो मैं दे देता हूँ स्टाइल डॉट CSS। पहले हमने HTML की फाइल बनाई थी तो home.html लिखा था, ये कुछ भी .html। तो यहाँ पे भी हम फाइल का नेम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आगे एक्सटेंशन हम देंगे .css की, क्योंकि हम CSS की फाइल बना रहे हैं। इसमें जो भी कोड लिखेंगे वो CSS का होगा, तो इस बात को याद रखें, एक्सटेंशन आपने लाजमी देनी, ठीक है? इसको सेव कर दें, ये style.css की फाइल आपके पास आ जाएगी। अब आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपकी CSS की फाइल बन गई है या नहीं। अच्छा, उसको भी हम देख लेंगे। अच्छा, अच्छा, ये हमारी CSS की फाइल बन गई, ठीक है? अब इसके अंदर यही जो कोड लिखा है इस तरीके का हमने कोड लिखना है, ठीक है? यहाँ तक की बात सबको समझ आ गई ना कि सेलेक्टर क्या है, डिक्लेरेशन ब्लॉक क्या है, प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब जो हम CSS का कोड करेंगे इसके अंदर हमारे पास 3 किस्म की टाइप्स हैं CSS की, ठीक है? तो 3 टाइप CSS की क्या है? एक है हमारे पास एक्सटर्नल CSS, ठीक है? दूसरा है इंटरनल CSS और तीसरा है इनलाइन CSS, ठीक है? तो आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस क्यूरीज है ना, आज की लैब थोड़ी सी लेंदी है तो वो एंड आप लोग नोट डाउन करके रखें, तो एंड में जो भी क्वेश्चन क्यूरीज हो वो एंड में पूछ लें, ठीक है? तो अच्छा, हमारे पास जो CSS की पहली टाइप है वो है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS क्या है? एक्सटर्नल CSS जो है उसके अंदर हमारे पास हम जिस तरीके से अभी हमने एक एक्सटर्नल फाइल बनाई पूरी CSS की, जिसके अंदर हम CSS का कोड लिखेंगे, ये चीज कहलाती है एक्सटर्नल CSS, ठीक है? कि हमने एक अलग ही फाइल बना ली जिसके अंदर हम एक HTML के पेज के अगेंस्ट पूरा CSS का स्टाइल शीट पूरी खुद लिखेंगे, ये चीज कहलाती है एक्सटर्नल CSS। अच्छा, अब इस home.html को अगर हम सेव करें और यहाँ पे ओपन कर लें, ठीक है? ये हमारे पास HTML की फाइल आ रही है, इसमें सादा दिस इज हेडिंग लिखा है। इसको पता कैसे चलेगा कि ये CSS की फाइल मेरे साथ लिंक्ड है, ये मेरे लिए बनाई गई है तो ये एक ही फोल्डर में, लेकिन इसको कैसे पता लगेगा कि किसी ये home.html के लिए लिंक बनाई गई है? करेंगे ना आपस में सर, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है? हम इसको HREF करके। हाँ HREF के थ्रू ही कराएंगे। अच्छा, अब उसके अंदर हमारे पास तरीका ये है, ठीक है? लिंक करेंगे, ठीक है? अच्छा, इन दोनों फाइल्स को हम करेंगे लिंक, ठीक है? उसके लिए हमारे पास एक्सटर्नल CSS में सबसे पहली चीज है लिंक। तो हमने जो पिछली लैब तक देखा था कि हमारे पास हेड के अंदर सिर्फ टाइटल यूज कर रहे थे, तो अब हेड का हमारे पास दोबारा एक और काम आ गया, उसमें हमने लिंक का टैग खोलेंगे हेड के अंदर, ठीक है? जैसे ही लिंक लिखेंगे तो हमारे पास ये
रिलेशन, टाइप और href लिखा आ जाएगा। href जो HREF लिखा हुआ है, href इसका मतलब है हाइपर रेफरेंस। आप उसके अंदर जो भी आपकी फाइल का नाम है वो आप दे देंगे, तो वो आपकी इस home.html के साथ लिंक हो जाएगी। अब हमारी CSS की फाइल का नाम है styles.css, तो हम यहाँ href में लिख देंगे। ठीक है, अब अगर हम इस लिंक को समझें कि ये लिंक क्या है, तो ये देखिए। अच्छा, इस लिंक के अंदर हमारे पास जो है ना 3 प्रॉपर्टीज आती हैं। एक आती है रिलेशन, REL, कि हमें बताना है कि इस इन दोनों के दरमियान में रिलेशन क्या है। वो है स्टाइल शीट का, कि ये इस home.html की स्टाइल शीट है, इसका रिलेशन है। ठीक है, जो चीज जो लिंक जो फाइल हम कनेक्ट कर रहे हैं इसके साथ लिंक कर रहे हैं, उसकी टाइप क्या है? उसकी टाइप टेक्स्ट है, क्योंकि हम टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख रहे हैं। ठीक है, और वो एक .css की फाइल है, तो हम /css दे देंगे। href मतलब हाइपर रेफरेंस, उसका नाम क्या है? तो हम दे देंगे styles.css। अगर ये हमारे पास सेम फोल्डर के अंदर दोनों फाइल्स पड़ी हैं, ठीक है, तो हमारे पास दायरे सेम फोल्डर में है, तो वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी। आपने सिंपल style.css लिख दिया, लेकिन अगर ये हमारे पास रखी होती कहीं डेस्कटॉप पे रखी होती या कहीं और रखी होती है style.css की फाइल, तो हमें यहाँ href के अंदर, कहाँ गया, href के अंदर उसका पाथ देना पड़ता, कि जहाँ पे भी हमारी CSS की फाइल रखी है। सपोज अगर C में रखी होती तो C, और फिर उसका पाथ जो भी हमारे पास होता। तो इस तरीके से आपको उसका पाथ देना पड़ता है। लेकिन अगर ये सेम फोल्डर में है तो हमें उसका पाथ नहीं देना, सिर्फ उस फाइल का नेम लिखेंगे, तो हमारे पास ये उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। अब अगर हमें देखना है कि ये लिंक दबाने से, लिंक लिखने से लिंक का टैग हमारी ये फाइल कनेक्ट हो भी गई है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस home.html पे जाएंगे। ठीक है, इसके इंस्पेक्ट में जाके देखेंगे कि हमारे पास ये हेड में क्या दे रहा है। हेड में ये देखें styles.css दे रहा है। इसको आप एक सेकेंड, styles.css को खोल लें। ठीक है, styles.css में आप कुछ भी लिख दें, सेव करें, यहाँ पे जाके देखेंगे तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ लिखी आ रही है। इसका मतलब क्या, हमारी CSS की फाइल इसके साथ लिंक हो गई है। सही है, चलें इसको आप रहने दें। आप अच्छा, ये हमारी पास लिंक हो गई। ये काम हमने जो लिंक वाला करना है इन दोनों फाइल का, क्योंकि ये 2 फाइल है, ये एक इसके लिए एक्सटर्नल फाइल बनी है HTML के लिए, इसलिए हम इसको लिंक करा रहे हैं। तो ये हमारे पास चीज कहलाती है एक्सटर्नल CSS, के हम डिफरेंट फाइल बना रहे हैं। सबसे पहला काम करेंगे, लिंक कराएंगे। उसमें लिंक के अंदर ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, हाइपर रेफरेंस, टाइप और रिलेशन। ठीक है, तो ये आपके पास एक एग्जांपल दी हुई है, इसको आप लोग रन करके भी देख सकते हैं अपने पास। HTML का आप ये सिंपल कोड लिखेंगे, फिर ये CSS का कोड लिखेंगे, तो ये क्या आउटपुट देते हैं हम इसको करके देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जैसे ये, अच्छा ये हमने लिंक तो करा दिया, अब हमें क्या करेंगे, हम इसको रन करके देखते हैं कि बॉडी में जो हमारे पास हेडिंग का हमने H1 टैग दिया हुआ है, इसके ऊपर कोई हम CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखते हैं। तो हमने क्या करना था, पहले वही डिक्लेरेशन सेलेक्टर लिखा H1, तो डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर हमने क्या देना है, एक उसके प्रॉपर्टी और वैल्यू। सपोज प्रॉपर्टी हमने दे दी कलर। ठीक है, कलर, उसके आगे उसकी वैल्यू दे दी ब्लू। ठीक है, इसको हम सेव करेंगे, यहाँ पे जाके ये करेंगे तो ये देखें हमारे पास ये ब्लू हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसकी कोई और प्रॉपर्टी दे देते हैं, सपोज बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, सेव करेंगे। सपोज दे देते हैं फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज हम दे देते हैं। अच्छा, जो भी आपने फॉन्ट साइज देना है, जो भी साइज देना है वो आपने देना है पिक्सल्स में, और पिक्सल को डिफाइन करने का हमारे पास जो तरीका है वो है px। पिक्सल का हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है px। अब सपोज आप देखेंगे कि 100 पिक्सल, तो 100 px ये आपने जरूर लिखना है, क्योंकि कोई भी सपोज इसमें भी ये फॉन्ट लिखा है, तो ये
एक एक पिक्सल, आपकी जो स्क्रीन का पिक्सल है उनको जोड़ के ये F लिखा हुआ है या O लिखा हुआ है, तो कितने पिक्सल्स जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से आप सपोज अगर यहाँ 100 पिक्सल्स के ऊपर इसको लिखेंगे इस H1 का साइज, तो आपका जब आप इसको जाके देखेंगे तो ये देखें ये 100 पिक्सल्स के ऊपर आ गया। ठीक है, इस तरीके से अब आपने इसका फॉन्ट साइज दे दिया। आप फॉन्ट फैमिली दे सकते हैं। फॉन्ट फैमिली क्या चीज़ की है, फॉन्ट फैमिली आपके पास काम करेगी उसका जो भी वो है, उसका जो भी उसकी फॉन्ट फैमिली है ना, वो आप जैसे इसको डिफाइन करें, सपोज कर सकते हैं, तो ये उसका फॉन्ट बता देगा कि इसका कौन सा फॉन्ट है। ठीक है, स्टाइल क्या है उसके फॉन्ट का। ठीक है, इसको आपने सेव किया, देख इसका फॉन्ट चेंज हो गया। इस तरीके से मल्टीपल फॉन्ट्स हैं, वो मैं आपको बता दूंगा आप कहाँ से देखें, वो आप फॉन्ट्स भी दे सकते हैं। तो ये चीज़ इसकी हमारे पास आ गई। एक्सटर्नल CSS के अंदर हमने फाइल बना ली। ठीक है, तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं और इस तरीके से हंड्रेड्स ऑफ प्रॉपर्टीज हैं, वो आप हर टैग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम अलाइन कर देते हैं, इसकी प्रॉपर्टी है अलाइन, टेक्स्ट अलाइन, हमने कर दिया सेंटर। इसको सेव करेंगे तो जो टेक्स्ट है इसका वो आ जाएगा सेंटर में। इस तरीके से मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। सही है, ये हो गया। ठीक है, ये थी एक्सटर्नल CSS, इसको हम आगे जाके इन डिटेल भी पढ़ेंगे। लेकिन अब दूसरी टाइप हमारे पास CSS की आती है इंटरनल CSS, कि सपोज आप चाह रहे हैं कि आप ये एक एक्सटर्नल फाइल ना क्रिएट करें CSS की, जिसमें आप ये सारा कोड लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक्सटर्नल एक फाइल ना क्रिएट करें, सिर्फ home.html के अंदर ही, ये देखें home.html, जैसे ये एग्जांपल आपको गिवन है, ये आप लोग रन करके देख सकते हैं। इन्होंने क्या किया है, home.html की फाइल के अंदर ही हेड के टैग के अंदर टाइटल के बाद, अच्छा लिंक काटने की आपको जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपने एक्सटर्नल फाइल नहीं बनाई, तो आपने स्टाइल के टैग के अंदर वही सारी चीज लिख देनी है जो आप अलग फाइल में लिख रहे थे। आपने यहाँ पे इसको भी हटा दिया। ठीक है, स्टाइल का टैग खोल दिया। ठीक है, उसके अंदर आपने कुछ भी नहीं देना, ये पहले से टाइप लिखी आएगी उसकी स्टाइल की, ये CSS का टाइप है। ठीक है, उसके बाद आपने अंदर वही कोड लिख देना है जो आप वहां पे लिख रहे थे। ठीक है, चेंजिंग चेक करने के लिए हम देखते हैं। अच्छा ये देखें, जब आप यहाँ जाएंगे तो ये देखें ये आपका ये काम भी करेगा। अब आप इसमें प्रॉपर्टीज को मल्टीपल चेंज भी कर सकते हैं। तो ये चीज कहलाती है इंटरनल CSS। ये थी एक्सटर्नल CSS के जिसमें आप अलग फाइल बना रहे थे। ये है आपकी इंटरनल CSS के जिसमें आप CSS की फाइल अलग से क्रिएट नहीं कर रहे, उसी HTML के पेज के अंदर हेड के टैग के अंदर स्टाइल का एक टैग खोलते हैं और उस टैग के अंदर आप वही सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देते हैं। सपोज H1 है, तो अब अगर हमने यहाँ पे पैराग्राफ भी कोई दिया वो हो, सर क्वेश्चन है। जी बेटा। इंटरनल CSS के लिए भी मतलब हम लोग को एक फाइल, मतलब बेसिकली इंटरनल CSS ये है कि हमने फाइल जो सेव करवाई उसको हम अपने HTML फोल्डर के अंदर ही ओपन कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं है ना? नहीं नहीं, ये फाइल आपके तो पास हो, ये फाइल का होना जरूरी है ही नहीं, ये फाइल को आप डिलीट कर दें। ठीक है, यहाँ पे से आपने वो लिंक भी हटा दिया जो आपने इंटरनल CSS में किया था। इंटरनल CSS में सिंपल ये है कि आपने home.html के अंदर सारा काम करना है, CSS की कोई फाइल नहीं है। ठीक है, जो हम CSS का कोड लिख रहे थे वो हम इन स्टाइल्स के टैग में लिखेंगे। सिंपल, वो जितनी भी आप ये डिक्लेरेशन ब्लॉक बनाएंगे, सेलेक्टर बनाएंगे, ये सब आप स्टाइल के टैग में करेंगे और जब बॉडी में आएंगे तो उसके अगेंस्ट टैग्स लिखते रहेंगे। समझ आई बात? ठीक
यानी हर ब्लॉक में हम लोग को स्टाइल टाइप टैग सीएसएस करना पड़ेगा ना, ऐसा? मतलब जो एक भी ब्लॉक में हमको एडिटिंग करनी है उसी ब्लॉक हाँ, में हम सारा स्टाइल वगैरह बार बार लिखेंगे? नहीं बार बार नहीं लिखेंगे। स्टाइल का टैग आप एक ही खोलेंगे, एक ही क्लोज करेंगे, उसके अंदर मल्टीपल आप डिक्लेरेशन ब्लॉक बना सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे आपने पैराग्राफ भी लिखा है ना, तो पैराग्राफ के लिए भी आपने एक डिक्लेरेशन ब्लॉक बना दिया, ठीक है। फिर आपने इसके बाद एक H3 का कोई टैग सपोज बनाया हुआ है बॉडी के अंदर, तो उसके लिए भी आपने यहीं पे प्रॉपर्टीज दे दी, ठीक है। इस तरीके से जितने भी आपने टैग्स बनाए होंगे सबकी जो स्टाइलिंग है वो आप इस एक स्टाइल टैग के अंदर ही सारी कर देंगे। इसका कोई एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल से कोई ताल्लुक नहीं होगा, ये सारी स्टाइलिंग यहीं पे हो रही होगी, एक ही स्टाइल के टैग के अंदर, हेड के अंदर। समझ आई आपको बात? और अब यहाँ से जैसे हेड से हम बॉडी में जाते हैं, तो बॉडी में स्टार्टिंग में पहले हम स्टाइल करेंगे और फिर इसके बाद जो भी स्टाइलिंग होगी। नहीं, बॉडी में स्टाइल नहीं करेंगे। बॉडी में जिस तरीके से आप HTML का कोड सिंपल लिख रहे थे, हर एक एक टैग बता रहे थे कि भाई हमारे पास ये टैग होगा, ये टैग होगा, वो करते रहेंगे। क्योंकि इसको कैसे पता लग रहा है कि ये इसके साथ कनेक्टेड है, क्योंकि ये आपने यहाँ पे दे दिया ना H1, तो अब जितने भी H1 होंगे उन सब के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। इस बॉडी के अंदर जितने भी H1 होंगे, सपोज ये 2 H1 है या 3 H1 है या 100 H1 है, ठीक है, तो उन सब H1 के ऊपर ये H1 की प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। जितने भी पैराग्राफ आप पूरे के पूरी वेबसाइट में लिखेंगे उन सब के ऊपर ये पैराग्राफ खुद ही अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे P दे दिया है कि जहाँ इसको ये देखें, जिसने सेलेक्ट खुद ही कर दिया, P दिखे वहां पे ये अप्लाई कर दे, जहाँ इसको H3 दिखे तो वहां ये अप्लाई कर दे। समझ रहे हैं? जहाँ इसको H3 का टैग्स मिलेंगे इस पूरी बॉडी के अंदर, वहां ये अप्लाई कर देगा। जहाँ H1 के मिलेंगे, क्योंकि आपने यहाँ H1 लिखा है ना, तो जितने H1 के टैग्स मिलेंगे वहाँ ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देगा खुद ही। तो आपने ठीक, और कुछ करने की समझ जरूरत गया सर। है। समझ गए? यानी मतलब फर्स्ट ब्लॉक में ही हम लोग को ना स्टाइल डिफाइन कर देना है कि बिल्कुल। जो भी हमारा टैग यूज कर रहे हैं कि उसमें क्या होगा। हाँ, जितने भी हम बॉडी के अंदर टैग यूज कर रहे हैं वो हमारे पास हम हेड के अंदर डिफाइन कर देंगे कि उनकी स्टाइल क्या होगी। तो स्टाइल के टैग के अंदर आप सारे डिक्लेरेशन ब्लॉक्स बना देंगे हर एक एक टैग के लिए। जिसके लिए नहीं बनाएंगे वो सिंपल रहेगा, प्लेन रहेगा, जिसके लिए बना देंगे उस पर अप्लाई हो जाएगा। समझ आई? अच्छा, अभी हमने देखी थी कि एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं हम, ठीक है। अच्छा, ये किसने मैसेज किया है? सर इफ देयर आर 2 H1 टैग्स एंड वी वांट टू, ठीक है, ये सवाल किया है। एक सेकंड, मोहम्मद मुश्तबा ने एक सवाल किया है। मैं अभी आप लोगों को सबसे एक ही सवाल करने वाला था, जो कि मुश्तबा ने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। उसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, पहले तो हमने ये अभी ये तीनों किस्म हम देख लेना HTML की, उसके बाद हम मुश्तबा का सवाल लेते हैं, ठीक है। वो ये है कि अभी हमने देख लिया कि हमारे पास एक्सटर्नल CSS क्या है, कि अलग से हम CSS की फाइल बनाते हैं, ठीक है, वो एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल क्या है कि अगर हम हेड के अंदर ही स्टाइल के टैग के अंदर सारी ये स्टाइलिंग कर दें तो ये हमारी इंटरनल CSS हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम चाह रहे हैं कि वो भी ना करें, हम हर लाइन के ऊपर CSS अप्लाई करें, जैसे कि इनलाइन CSS कहलाती है वो, कि अगर आप हर टैग के अंदर सपोज आपने ये सिंपल आपके पास HTML की फाइल है, आप चाह रहे हैं कि मैं इस H1 के टैग के ऊपर अलग CSS अप्लाई करूं, इस H1 के ऊपर अलग करूं, इस P के ऊपर अलग करूं। लेकिन HTML5 पर वो होती है, क्या चीज? ये जो आप लाइन के साथ ही CSS कर रहे हैं जी अलग से, ये जी, HTML5 में है। बिल्कुल हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, ठीक है। तो ये इनलाइन CSS के अंदर हमारे पास क्या है कि हम जैसे वहां पे स्टाइल के लिए अलग फाइल बना रहे थे, इंटरनल के अंदर स्टाइल का टैग दे रहे थे, और उसी तरीके से हम इनलाइन के अंदर क्या करेंगे, स्टाइल लिखेंगे हर टैग की ओपनिंग के अंदर, ठीक है। और उसके ये कोट्स के अंदर
आप उसकी वही सारी प्रॉपर्टीज आप स्टाइल के अंदर डिफाइन कर देंगे, जैसे कि समझ रहे हैं। तो जैसे आपने ये चीज अप्लाई की H1 के अंदर, ठीक है, ये चीज आपने अप्लाई की H2 के अंदर, उसमें आपने कोई और फॉन्ट कर दिया भाई, ठीक है, फॉन्ट जो है वो आपने कर दिया। और सर ये पोजीशनिंग वगैरह भी इसी में सेट हो रही होती है? बिल्कुल, वो आप सपोज अलाइनमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपने कर दिया भाई टेक्स्ट अलाइन। अलाइनमेंट की बात नहीं कर रहा सर। जी अब ये टेक्स्ट अलाइन तो आपने जो अलाइनमेंट की है तो वो तो उस पर्टिकुलर लाइन पे जो है ना अप्लाई हो रहा होता है। हम्म अगर बिल्कुल जो वेब पेज जो हमारा खुल रहा है और अगर उसके हम्म सेंटर पे कोई चीज़ चाह रहा है या कोई हम्म, बिल्कुल लेफ्ट या किसी बिल्कुल राइट पे जो चीज़ चाह रहे हैं तो बिल्कुल लेफ्ट या बिल्कुल राइट पे आप पूरी की पूरी वेबसाइट को चाह रहे हैं कि वो बिल्कुल सेंटर में या लेफ्ट पे या राइट पे आ जाए, या किसी एक टैग को चाह रहे हैं? नहीं, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को। अब अगर जैसे आपने टेक्स्ट अलाइन किया ना, अब अगर इसको आप यहाँ पे सेंटर करते हो तो उस हम्म पर्टिकुलर लाइन में सेंटर में जा रहा है ना। हम्म तो हम अगर चाह रहे हैं कि अगर H1 के टैग को मतलब बिल्कुल सेंटर ऑफ द वेब पेज ले आए तो हम्म। क्या करेंगे उसके लिए? आप दोनों बातों में एक ही बात कर रहे हैं कि अगर आप सर आप बता रहे हैं कि ये टेक्स्ट अलाइन से सिर्फ ये H1 का जो पहला टैग है ना, ये सेकंड ये वाला, ये सेंटर में आएगा, और अगर हम चाहें कि हमारे पास सिर्फ ये H1 का टैग सेंटर में है तो हम क्या करें? वही तो कर रहे हैं, टेक्स्ट अलाइन करेंगे तो ये हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। सपोज आप चाह रहे हैं कि भाई ये सारी की सारी चीजें सेंटर में आ जाएं, तो आपको मैंने जैसे पहले उसमें बताया था सेंटर का टैग खोलें, सेंटर में आ जाएगा। या आप चाह रहे हैं कि भाई लेफ्ट हो या राइट हो, वो अगर आप चाह रहे हैं कि पूरी पूरी वेबसाइट की जितना भी कंटेंट है वो लेफ्ट हो या राइट हो, उसको हम देखेंगे वो आगे किस तरीके से होता है। वो आप बॉडी के अंदर जाके लिख दें कि भाई इस बॉडी के स्टाइल के अंदर कि भाई ये टेक्स्ट लाइन लेफ्ट हो या राइट हो या जो भी हो, ठीक है। और अगर सिम इसे एक टैग को चाह रहे हैं तो एक टैग के लिए आप उस टैग के अंदर इनलाइन सीएसएस अप्लाई कर दें, तो सिर्फ वही लाइन होगी, बाकी नहीं होंगी, ठीक है। सपोज आपने इसको कर दिया एंटर, ठीक है। एक सेकेंड, ये क्या हुआ है? ये देखिए, अब ये अब आपने अगर हर सिंगल सिंगल लाइन के ऊपर इनलाइन कर रहे हैं ना, तो आपके पास डिफरेंट तरीके से अप्लाई हो जाएगा, सही है, हर लाइन के ऊपर। एक मिनट, अच्छा क्या क्वेश्चन आया था चैट में? सर टाइटल को सेंटर में कैसे करें? कौन से टाइटल को कह रहे हैं आप? इस टाइटल को कह रहे हैं? किस टाइटल को कह रहे हैं? ये कौन थे?
मेन हेडिंग आप क्या कह रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आप अगर इस टाइटल को कह रहे हैं तो ये तो भाई ये टाइटल होता है, ठीक है, ये तो इसी साइड पे अलाइन रहता है। और अगर आप इनमें से किसी को कह रहे हैं तो इनको आप सेंटर का टैग लगा के भी कर सकते हैं, और चाहे तो इनलाइन सीएसएस के थ्रू भी कर सकते हैं, अलाइन सेंटर कर दें यहाँ पे। ये देखें सेंटर हो गया, सही है। अच्छा इसके बाद अच्छा ये हो गई हमारे पास इनलाइन, ये तीनों हमने देख ली। क्या है चैट में? ठीक है, ओके सर, ठीक है। ये तीनों हमने देख ली कि भाई हमारे पास एक एक्सटर्नल सीएसएस है, डिफरेंट फाइल बना के, इंटरनल है स्टाइल के टैग के अंदर अगर हम सीएसएस करें, और इनलाइन है अगर हम हर टैग को उसकी लाइन में डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सपोज कि हम कर रहे हैं, ये तो हम इनलाइन कर रहे हैं ना। अगर हम चाह रहे हैं कि हम करें भी अच्छा, ये तीनों जो हमने तरीके देखे हैं कि एक इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन, इनमें से जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है जो ये प्रोग्रामर यूज करते हैं वो है एक्सटर्नल सीएसएस, कि जिसमें आप एक डिफरेंट फाइल बना लेते हैं और उसके अंदर आप सीएसएस का जो कोड लिखते हैं ना वो है आपके पास सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है एक्सटर्नल सीएसएस। एक सेकेंड, ठीक है। अच्छा लिंक हमने किया था, सबसे बेहतरीन हमने कहा कि तरीका था हमारे पास ये एक्सटर्नल सीएसएस का। अब अगर हम चाह रहे हैं कि एक्सटर्नल सीएसएस में भी, जब एक्सटर्नल सीएसएस कर रहे हैं तो हमारे पास ये H1 जो हमारे साथ मुश्तबा ने पूछा था कि हम क्या करें अगर हमारे पास अलग अलग लाइन के ऊपर हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, हर लाइन के ऊपर अलग कलर करना है, एक सेकेंड, हर लाइन का अलग फॉन्ट हो, हर लाइन की अलग सारी प्रॉपर्टीज अलग हो। सपोज H1 का एक हमने टैग यहाँ बनाया, तो यहाँ पे तो H1 के सारे टैग्स के ऊपर एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, जितने H1 होंगे। हम चाह रहे हैं कि ये H1 ये वाला अलग हो, दूसरा अलग हो, P ये अलग हो, दूसरा अलग हो। तो उसके लिए हमने या तो इनलाइन कर लें, वो तो बहुत लंबा तरीका है, ठीक है। हाँ ठीक। अच्छा आप लोगों की मीटिंग एंड हो जाए ना तो दोबारा रिज्वाइन कर लीजिएगा। तो उसके लिए हमारे पास सेलेक्टर के तरीके हैं, ठीक है। अगर हम चाह रहे हैं कि हम इनलाइन भी ना करें, हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स के अंदर H1 एक डिफरेंट हो, दूसरे डिफरेंट हो, और हर H1 डिफरेंट हो, हर टैग की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म के सेलेक्टर्स हैं, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास ये देखें आप लैब के अंदर गिवन है, यूनिवर्सल सेलेक्टर है, टाइप सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर। यहाँ पे जो हमने पहले पेज पे देखा था कि हमारे पास इसकी डिक्लेरेशन में जो सेलेक्टर है जैसे ये पी, इसको सेलेक्टर को डिफाइन करने के मल्टीपल तरीके हैं। वो तरीके क्या हैं? ये सारे हैं। अब इसमें से सबसे ज्यादा जो यूज है एक तो यूनिवर्सल होता है, ठीक है। उससे यूनिवर्सल से ज्यादा होते हैं तीन तरीके, एक टाइप सेलेक्टर, एक क्लास सेलेक्टर और एक आईडी सेलेक्टर। इसमें सारी चीज लिखी है, आप पढ़ भी सकते हैं, और बाकी सारे भी हैं, उनको आप बाद में खुद भी अप्लाई करके देख सकते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा यूज नहीं होते, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज होते हैं आईडी, क्लास और टाइप सेलेक्टर। अच्छा तो हम पहले वाले को देखेंगे, यूनिवर्सल सेलेक्टर जो हमारे पास है वो क्या कर रहा है। उसमें यह है कि हम हर जो हम डिक्लेरेशन ब्लॉक है उससे पहले अगर स्टार लगा देंगे, तो स्टार लगाने से क्या होगा, स्टार का मतलब है ऑल, फॉर ऑल, ठीक है। तो अब सपोज हम यहाँ पे हम स्टार लगा देंगे और फिर उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे
वो इन सारे टैग्स के ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। समझ रहे हैं? अगर हम कोई भी कलर येलो डिफाइन कर देते हैं, फॉन्ट कोई एरियल डिफाइन कर देते हैं, वही अलाइनमेंट कर देते हैं, जो भी चीजें हम उसमें प्रॉपर्टीज करते हैं, उस ऑल का मतलब कि सारे टैग्स के ऊपर वही प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। किस चीज से? स्टार से। ठीक है ये। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास टाइप सेलेक्टर, जो हम अभी तक करते आ रहे थे एक्सटर्नल सीएसएस के अंदर, कि हमने H1 दिया। H1 का टैग अगर हमारे पास HTML में यूज हुआ है तो CSS में हम क्या करेंगे, H1 और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज, जो हमने उस सबसे फर्स्ट पेज में भी देखा कि क्या लिखा हुआ था, तो उस तरीके से हमारे पास एलिमेंट के नेम के साथ हम कर देते हैं। तीसरी चीज जो हमारे पास ये वाला इशू आ रहा है कि हम अगर H1 मल्टीपल करना चाह रहे हैं, हर H1 के ऊपर अलग प्रॉपर्टी, क्योंकि H1 के नाम से है ना ये, H1 के ऊपर अलग प्रॉपर्टी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ H1 देंगे तो वो सारे H1 जितने दिखेंगे उन पे ये कर देगा। तो उसके लिए हमारे पास तरीका आता है क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर का। अच्छा, क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर में कोई ऐसा मेजर फर्क नहीं है। अगर आप चाहें तो क्लास भी यूज कर सकते हैं और आईडी भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आपका जो भी टैग है, सपोज कि आपका ये टैग है, तो इसके अंदर आप उसकी क्लास डिफाइन कर देंगे कि ये क्लास है। क्लास का आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, सपोज मैं रख देता हूँ 1। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हैं, H1 ब्लैक H1 भी लिख सकते हैं, ब्लैक हेडिंग भी लिख सकते हैं, वाइट हेडिंग, कुछ भी आप उसका नाम रख सकते हैं। सपोज मैं रख देता हूँ 1। तो अब आपने क्या करना है, क्लास को डिफाइन करने का तरीका है डॉट 1 और वही कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप उसकी प्रॉपर्टीज लिख देंगे। अच्छा, ये तो आपने उसका नाम लिख दिया उसकी उसका, और अगर आप क्लास डिफाइन कर रहे हैं तो आपने डॉट लगाना है। ये जो आपने उसके अंदर प्रॉपर्टी क्लास के अंदर वैल्यू दी है ना 1, ये उसकी क्लास है, इस वाले H1 टैग की क्लास है 1। तो उस 1 से पहले आप डॉट लगाएंगे तो मतलब ये बताएगा कि हम क्लास डिफाइन कर रहे हैं, और ये सारी प्रॉपर्टीज हम कलर वगैरह की, ये सारी जितनी भी हैं फॉन्ट शॉन्ट की, ये हम क्लास के अंदर कर रहे हैं। सही है? अगर आप चाह रहे हैं कि आईडी, तो आईडी के लिए आप क्या करेंगे, वही 1 लिखेंगे। अच्छा, एक सेकंड, पहले हम क्लास को देख लेते हैं। को हटा देते हैं। एक सेकंड। अच्छा अच्छा, अब आपने सपोज ये जो आपने क्लासेस बनाई थी यहाँ पे, ये इसके अंदर आपने क्लास डिफाइन कर दी 1, इसमें कर दी 2, पी में कर दी 3। तो अब आप यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, आपने ये 1 2 3 क्लास डिफाइन कर दी, उसके अंदर हर किसी के अंदर अलग एट्रीब्यूट्स दे दिए। जब आप इसको करेंगे तो ये देखें, ये सब के ऊपर, हर टैग के ऊपर अलग अलग CSS अप्लाई हो रही है। समझ रहे हैं?
ये हर टैग के ऊपर अलग अलग CSS अप्लाई करी है। इसी तरीके से आप ये क्लास डिफाइन करने के लिए आपने बस उसका क्लास का नाम जो 1 दिया हुआ है वो लिखना है और उससे शुरू में डॉट लगाना है क्योंकि आप क्लास दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास होगा क्लास सेलेक्टर। अगर आपने यहाँ पे क्लास की बजाय आप आईडी भी दे सकते हैं, आईडी। ठीक है, तो आईडी के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ये डॉट की जगह पे आपको हैश लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप आईडी सेलेक्टर यूज कर रहे हैं, ये देखें, अगर आप आईडी सेलेक्टर यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या लिखा है, मैचेज एन एलिमेंट हुज आईडी एट्रीब्यूट हैज अ वैल्यू दैट मैचेज द वन स्पेसिफाइड आफ्टर द पाउंड और हैश सिंबल। ठीक है, तो हैश सिंबल के अंदर आप उसका नाम लिखेंगे और बाकी डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर उसकी सारी वैल्यूज लिख देंगे और वहां पे आपने क्लास की जगह पे आईडी लिख देना है। बस इस चीज को याद रखना है कि अगर आप क्लास कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे डॉट से उसकी क्लास डिफाइन करनी है और अगर आईडी यहाँ पे लिख रहे हैं तो आपने हैश से उसको डिफाइन करना है। ठीक है, बाकी अच्छा ये हमने अब देख लिया ना कि भाई अगर ऑल के ऊपर अप्लाई करना है तो ये स्टार से हम देखेंगे। टाइप जो हम पहले से कर रहे आ रहे थे, लेकिन इसके अंदर ये होगा कि वो सबके ऊपर अप्लाई होगा, सारे H1 के ऊपर एक ही चीज। और अगर हमने सबके ऊपर डिफरेंट करना है तो क्लास सेलेक्टर या आईडी सेलेक्टर यूज कर लें। ठीक है, अच्छा, सर सारे सेलेक्टर के काम एक ही होते हैं क्या? नहीं, सबके डिफरेंट है। आपने देख लिया ना कि आईडी और क्लास सेलेक्टर जो है ना वो काम सेम दे रहे हैं, लेकिन उनको बताने का तरीका डिफरेंट है। उसके अलावा यूनिवर्सल सेलेक्टर अलग काम कर रहा है, वो सारे टैग्स के ऊपर एक ही प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देगा जो उसके अंदर दी के होंगी। यूनिवर्सल सेलेक्टर, टाइप सेलेक्टर जो है उसका अलग काम है, क्लास का अलग है, क्लास और आईडी का बस सेम है। बाकी जो सेलेक्टर्स हैं वो आप लोग देख लीजिएगा, ये इतना ज़्यादा यूज होते नहीं है। ठीक है, इस तरीके से अब हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या क्या है। प्रॉपर्टीज हमारे पास ये है कि भाई हमारे पास फोरग्राउंड कलर होता है। फोरग्राउंड कलर के अंदर हमारे पास क्या लिखा है कि भाई द कलर प्रॉपर्टीज अलाउज यू टू स्पेसिफाई द कलर ऑफ द टेक्स्ट इनसाइड एन एलिमेंट। यू कैन स्पेसिफाई एनी कलर इन दिस CSS इन वन ऑफ 3 वेज। ठीक है, हमारे पास कलर को डिफाइन करने के 3 तरीके हैं, जैसे कि हम यहाँ पे जी सर अगर हम यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज करें हम्म और फिर हम बाय मिस्टेक किसी हेडिंग के अंदर या पैराग्राफ के अंदर हम एक इंडिविजुअल एक फॉन्ट साइज और कलर प्रोवाइड कर दें, हम्म तो क्या कोड हमें एक एरर शो करेगा या फिर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा किसी तरीके से? हाँ, आप कह रहे हैं कि आप यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर बना दें, ठीक है, और उसके अंदर सारी चीज दे दें और यहाँ पे जाके कोई इनलाइन CSS कर दें किसी एक सेलेक्टर के जी ऊपर। सर। जी हाँ, सर। तो वो होगा यही कि वो बाकी जितने भी हैं उस एक को छोड़ के उन सब के ऊपर तो अप्लाई कर देगा। आप करके भी देखें, आपको करेंगे तो जितनी चीजें हैं ना, जब आप करेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि क्या क्या काम हो रहा है। तो प्रैक्टिस से है ये सारी चीजें, हर चीज आप कर करके खुद ट्राई करके देखें, आपको पता लगेगा। और वो समझ ना आए तो फिर मैं आपको बता दूंगा। वैसे मैं बता देता हूँ कि ये होगा